अपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर लिगेंड के बारे में कुछ एक अपने डिटेल से स्टडी की थी। लिगेंड के बारे में कुछ अपने इसमें देखा था कि लिगेंड किस टाइप से, उसमें डोनर एटम कौन सा है, ठीक है, उसके ऊपर चार्ज कितना है, उसकी डेंसिटी कितनी है, इन सारे क्वेश्चन को अपने उसमें लिगेंड के अंदर देखा था। अब इसका जो नेक्स्ट जो इसमें टर्म आती है वो आती है कोऑर्डिनेशन एंटिटी और आयोनिक एंटिटीज़। कोऑर्डिनेशन एंटिटीज़ और आयोनिक एंटिटीज़ क्या है, अपने एक फॉर्मूला लिखा जाए K4FeCN6। एक तो मैंने फॉर्मूला ये लिखा और सेकंड फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लिख दिया CuNH3 4SO4। एक फॉर्मूला मैंने यहाँ लिखा NiCO4, ठीक है, और एक फॉर्मूला हमने लिख लिया CrCO6COCN6। तो ये 4 फॉर्मूले अपने एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिखे। तो कोऑर्डिनेशन एंटिटीज क्या होती हैं, जिसको अपने स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है, तो स्क्वायर ब्रैकेट में जिसको लिखा जाएगा वो क्या होगी, कोऑर्डिनेशन एंटिटीज। तो इसके अंदर कोऑर्डिनेशन एंटिटीज कौन सी है, इसको अपने स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है, तो ये हमारे पास क्या होगी, कोऑर्डिनेशन एंटिटी होगी। इसके अंदर ये एक स्क्वायर ब्रैकेट है, तो ये क्या होगी हमारे पास, कोऑर्डिनेशन एंटिटी। इसमें पूरा कंपाउंड स्क्वायर ब्रैकेट में आ रहा है, तो ये हमारे पास कोऑर्डिनेशन एंटिटी, और इसमें ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी एक और एक ये कोऑर्डिनेशन एंटिटीज। तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या होती है, जिसको अपने स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं, वो चीज क्या होती है, अपने पास कोऑर्डिनेशन एंटिटी होती है। बेसिकली जो कोऑर्डिनेशन एंटिटीज है, इसके अंदर जो सेंट्रल आयन है, सेंट्रल आयन कौन सा, यहाँ पर देखो Fe, यहाँ पर कौन है, कॉपर, यहाँ पर निकल, यहाँ क्रोमियम और यहाँ पर कोबाल्ट। तो जो सेंट्रल आयन है वो लिगेंड से चारों तरफ से कवर रहता है, तो यहाँ पर सेंट्रल आयन साइनाइड से कवर रह रहा है, यहाँ पर कॉपर अमोनिया से कवर रह रहा है, यहाँ निकल कार्बोनिल से कवर रह रहा है, यहाँ क्रोमियम कार्बोनिल से कवर रह रहा है, और यहाँ कोबाल्ट साइनाइड से कवर रह रहा है। तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी को अपने स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाएगा, और उसके अंदर क्या होगा कि जो सेंट्रल मेटल आयन है वो चारों तरफ से लिगेंड से कवर रहता है। तो ऐसी एंटिटी को अपने क्या बोला जाता है, कोऑर्डिनेशन एंटिटीज नाम दिया जाएगा। अब कोऑर्डिनेशन एंटिटी के बाद में जो पार्ट बच रहा है, जैसे इसके अंदर ये पोटेशियम बच रहा है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, आयोनिक एंटिटीज हो गया। इसके अंदर SO4 हमारे पास रह रहा है, तो वो हमारे पास क्या हो गया, आयोनिक एंटिटीज हो गया, तो ये आयोनिक एंटिटीज की कैटेगरी में आ गया। इसके अंदर कोई स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर कुछ है ही नहीं, इट मींस इसके अंदर आयोनिक एंटिटीज है ही नहीं। यहाँ पर भी अपने स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर कुछ भी नहीं है, दोनों स्क्वायर ब्रैकेट ही लिखे गए हैं, तो इट मींस इसके अंदर भी हमारे पास आयोनिक एंटिटीज प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास कोऑर्डिनेशन एंटिटी, और सेकंड हमारे पास क्या हो जाते हैं, आयोनिक एंटिटीज आ जाती है। तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी को अगर जैसे इसको अपने, जैसे ये फॉर्मूला हमारे पास आ रहा है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं K4 प्लस FeCN6-4। तो ये हमारे पास एक कोऑर्डिनेशन एंटिटी होगी, और ये हमारे पास क्या होगी, एक आयोनिक एंटिटी की कैटेगरी में आ जाएगी। ठीक है। अब एक चीज और ध्यान देने वाली बात है कि जो ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी हमारे पास जो बन रही है, जैसे यहाँ पर FeCN6-4 एक कोऑर्डिनेशन एंटिटी बन रही है, तो ये एक हमारे पास एक यूनिट है, एक यूनिट की फॉर्म में होगी। ये नहीं है कि आप फर्दर इसको आयनाइज्ड कर दो, कि Fe को और साइनाइड को आयनाइज्ड कर दो। तो ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी एक यूनिट की फॉर्म में बिहेव करती है, आप इसको फर्दर आयोनाइज्ड नहीं कर सकते। जैसे मैंने यहाँ पर आयनिक एंटिटीज और कोऑर्डिनेशन एंटिटीज को डिवाइड कर दिया था, आयनाइज्ड कर दिया था। अब यहाँ पर ये आयनिक एंटिटीज अलग हो गई। अब ये जो हमारे पास कोऑर्डिनेशन एंटिटीज जो बची है, इसको आप आयनाइज्ड नहीं कर सकते, एक ये यूनिट की फॉर्म में वर्क करती है। अब सेकंड फॉर्मूला जैसे हमने यहाँ लिखा था NiCO4 है, तो ये एक सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट में अपने कंप्लीट इसको लिखा गया है, दैट मींस ये क्या है, कोऑर्डिनेशन एंटिटीज है, तो आप इसको आयनाइज्ड नहीं कर सकते हो, इसको फर्दर आयनाइज्ड नहीं कर सकते हो। दूसरी चीज ध्यान देने वाली बात है कि जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी एक यूनिट की फॉर्म में बिहेव करती है, तो या तो इसके ऊपर कौन सा होगा, नेगेटिव चार्ज, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। इसको अगर देखा जाए तो यहाँ पर इसके अंदर जो चार्ज आता है वो चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी एक जो यूनिट है वो एनायनिक हो सकती है, कैटायनिक हो सकती है, या NiCO4 की केस में देखें तो वो कैसी होगी, न्यूट्रल हो गई। इस केस में देखें तो कैटायनिक भी है और एनायनिक भी है। तो कोऑर्डिनेशन एंटिटीज के बारे में आपके ये जो चीजें इसमें आ जाती है। तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी और आयनिक एंटिटीज आपके क्लियर हैं।
नेक्स्ट टॉपिक है कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन से मतलब क्या है कि हमारे पास जो टोटल जो डोनर एटम थे, वो टोटल डोनर एटम जिसको अपने लिगेंड जो कहा था, वो लिगेंड सेंट्रल मेटल आयन से क्या हो रहे थे, अटैच हो रहे थे। और सेंट्रल मेटल आयन से अटैचमेंट जो इसका था वो एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की फॉर्मेशन कर रहे थे। तो इनका जो अरेंजमेंट है, सेंट्रल मेटल आयन का जो अरेंजमेंट है वो किस टाइप से हो रहा है। जैसे एग्जांपल अपने पास आ जाता है कि CONH3 6+3 का एग्जांपल लिया जाए, तो ये हमारे पास एक कोऑर्डिनेशन एंटिटीज हैं। इस कोऑर्डिनेशन एंटिटीज में अपने यहाँ पर देखें कि जो हमारे पास 6 जो एमीन है या 6 जो NH3 के जो मॉलिक्यूल हैं वो कोबाल्ट के चारों तरफ से किस तरह से कवर हो रहे हैं। इस चीज को क्या बोला, एक जो स्पेशल टाइप का जो अरेंजमेंट बन रहा है, उस स्पेशल टाइप के अरेंजमेंट को क्या बोला जाता है, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि कोबाल्ट के जो चारों तरफ जो अमोनिया है वो एक ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट में उसके चारों तरफ कवर रहते हैं। तो एक इस टाइप की जो अरेंजमेंट अपने को देखने को मिलती है। तो ये अपने कह सकते हैं कि यहाँ पर एक ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन अपने पास हो रही है। तो सेंट्रल मेटल आयन के चारों तरफ जो लिगेंड का जो स्पेशल अरेंजमेंट है, उस स्पेशल अरेंजमेंट को अपने क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन नाम इसको दिया जाता है। इसी तरह से अगर अपने बात करें कि एक सेकंड जो अपने पास फॉर्मूला था, जैसे अपने कहा था NiCO4 की बात करें, तो यहाँ पर कितने लिगेंड है, 4 जो CO लिगेंड है इस निकल को अपने कह सकते हैं कि जो टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में इसको चारों तरफ से कवर रखते हैं। तो इसका जो स्पेशल अरेंजमेंट है वो स्पेशल अरेंजमेंट कैसा हो गया हमारे पास, टेट्राहेड्रल टाइप का, जिसका स्पेशल अरेंजमेंट आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस टाइप का जो अरेंजमेंट है ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर, जो एक स्पेशल अरेंजमेंट जो आता है उस स्पेशल अरेंजमेंट को अपने क्या कहा जाता है, यहाँ पर कोऑर्डिनेशन एंटिटीज नाम दिया जाता है। तो हमारे पास टेट्राहेड्रल जाएगा, स्क्वायर प्लेनर, ऑक्टाहेड्रल, स्क्वायर पिरामिडल, ट्राइगोनल, बाई पिरामिडल। ठीक है, तो ये जो डिफरेंट टाइप के हमारे पास जो स्पेशल अरेंजमेंट्स आते हैं, उन स्पेशल अरेंजमेंट को ही अपने क्या नाम दिया गया है, यहाँ पर कोऑर्डिनेशन एंटिटीज नाम दिया गया है। नेक्स्ट टर्म जो हमारे पास आ रही है वो है कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर से क्या मीनिंग है, अपने यहाँ पर कुछ एक कोऑर्डिनेशन एंटिटीज को मैं लिख रहा हूँ। तो ये कुछ अपने यहाँ पर कोऑर्डिनेशन एंटिटीज को लिखा गया। तो हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, तो अपने इसको डिफाइन करें, द टोटल नंबर ऑफ लिगेंड्स और डोनर एटम्स अटैच्ड टू ए सेंट्रल मेटल आयन इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दैट मेटल आयन। तो हम कह रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ लिगेंड और डोनर एटम, ठीक है, दो चीजें ध्यान रखनी है। और ज्यादातर आपको यहाँ पर डोनर एटम के बारे में ध्यान रखें तो ज्यादा अच्छा होगा। यहाँ तो अपने कह सकते हैं टोटल लिगेंड कितने हैं, 6 है, और डोनर एटम भी कितने हैं, 6 है। तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है इस कंपाउंड का, वो कोऑर्डिनेशन नंबर हमारे पास कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इस सेंट्रल मेटल आयन का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो हमारे पास कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। यहाँ पर देखें तो Fe का कोऑर्डिनेशन नंबर अपने फाइंड करना है। तो अपने यहाँ पर देखें कि हमारे पास एथाइलिन डायमीन अटैच है। तो अगर टोटल लिगेंड की बात करें तो टोटल लिगेंड तो अपने पास कितने हैं, 3 है। लेकिन अपने बात करें कि एथाइलिन डायमीन की जो डेंसिटी है वो कितनी होती है, 2 होती है। ठीक है, तो इस मीन्स एक एथाइलिन डायमीन के अंदर, अगर इसका फॉर्मूला अपने पास आपको याद हो तो एथाइलिन डायमीन का फॉर्मूला हमारे पास ये था। तो इसके अंदर जो डोनर एटम थे वो 2 थे। तो एक
लिगेंड के अंदर 2 डोनर एटम है, तो इट मीन्स अपने क्या कर देंगे कि जो नंबर है लिगेंड को उसको उसके डेंसिटी से अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो हमारे पास उस जो सेंट्रल मेटल आयन का क्या आ जाता है, कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाता है। सेम थिंग EDTA की बात करें, इथाइलिन डायमीन की बात करें, इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसिटेट की अगर बात की जाए तो इसको अगर आपके स्ट्रक्चर अगर अपने दिमाग में अगर आपके आ रही है तो ये स्ट्रक्चर अपने पास कुछ इस टाइप की थी। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास डोनर एटम कितने थे, 6 थे, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर अगर वैसे सिंपल अगर लिगेंड की बात करें तो लिगेंड का नंबर तो कितना आ रहा है आपके पास, 1 आ रहा है। तो इट मीन्स इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्रोमियम का कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। लेकिन जब भी आप कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड करना चाहते हैं तो लिगेंड को उसके जो डोनर एटम है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसमें डोनर एटम कितने हैं, 6 है, तो हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। सेम थिंग साइनाइड के अंदर बात कर सकते हैं, तो साइनाइड के अंदर लिगेंड कितने हो गए, 6 है यहाँ पर, और इसकी डेंसिटी कितनी होती है, 1। तो हमारे पास इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना आ गया, एग्जाम पे 6 आ गया। कार्बोनाइल का बात करें तो कार्बोनाइल की नंबर कितना है अपने पास यहाँ पर 4, और इसकी डेंसिटी कितनी होती है, 1 होती है। तो इसके अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर निकल कर कितना आ जाता है, 4 आ जाता है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड करने का जो हमारे पास फॉर्मूला क्या हो गया, नंबर ऑफ लिगेंड्स इनटू डेंसिटी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, किस चीज को फाइंड करने का फॉर्मूला आ जाता है, कोऑर्डिनेशन नंबर को फाइंड करने का फॉर्मूला आ जाता है। ठीक है, तो किस टाइप से अपने सेंट्रल मेटल आयन का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है उसको फाइंड करेंगे अपने। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास होमोलाइटिक एंड हेट्रोलाइटिक कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो होमोलाइटिक और हेट्रोलाइटिक कॉम्प्लेक्स क्या होता है, कुछ एक एग्जांपल यहां पर मैं नोट करता हूं। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल नोट किए हैं। अब इस एग्जाम्पल में आप देखें तो जिंक के साथ जो लिगेंड है 4, वो 4 के 4 के हमारे पास OH है। यहाँ पर सिल्वर के साथ जो लिगेंड है NH3, वो 2 के 2 हमारे पास क्या है, NH3 है। तो होमोलाइटिक जो कॉम्प्लेक्स कौन से होंगे, जिसमें एक ही टाइप के आपके पास लिगेंड होते हैं, उनको अपने होमोलाइटिक लिगेंड कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। तो जैसे अपने कह सकते हैं ये होमोलाइटिक हो गया, ये हमारे पास होमोलाइटिक हो गया। तो 2 एग्जाम्पल अपने किसके लिखे, होमोलाइटिक के। हेट्रोलाइटिक कॉम्प्लेक्स कौन से होता है, जिसमें मोर देन 1 टाइप अगर आपके पास लिगेंड अटैच है सेंट्रल मेटल आयन के साथ, तो उसको क्या कहा जाएगा, हेट्रोलाइटिक कॉम्प्लेक्स कहा जाएगा। तो इसमें कह सकते हैं 1 2, एक क्लोरिडो और एक ब्रोमिडो, तो 2 टाइप के आपके पास लिगेंड अटैच है। इसमें एक एमीन है, एक ब्रोमिडो है। इसके अंदर 2 एथाइलिन डायमीन है और 2 आपके पास क्लोरिडो है। तो ये जो एग्जाम्पल है हमारे पास, ये एग्जाम्पल किसके हो गए, हेट्रोलाइटिक कॉम्प्लेक्स के एग्जाम्पल हो जाते हैं। क्लियर है चीज हमारे पास। अब यहाँ पर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर अगर फाइंड करना हो इस एग्जांपल का, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड कितना करेंगे कि एथाइलिन डायमीन का नंबर कितना है, 2, और एथाइलिन डायमीन की डेंसिटी कितनी होती है, 2, प्लस क्लोरीन का नंबर कितना है, 1, इसकी डेंसिटी कितनी होती है, 1। तो हमारे पास यहाँ पर क्रोमियम का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना आ गया, 6। सेम थिंग यहाँ पर अगर फाइंड करना चाहें तो अमोनिया का नंबर 4, इसका जो डेंसिटी होती है वो कितनी होती है, 1, प्लस ब्रोमीन का नंबर 2, इसकी डेंसिटी कितनी होती है, 1। तो इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया आपके पास, 6। क्लियर है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर होमोलाइटिक कॉम्प्लेक्स और हेट्रोलाइटिक कॉम्प्लेक्स,
होमोलाइटिक कॉम्प्लेक्स क्या था कि जिसमें आपके पास एक ही टाइप के अगर लिगेंड जुड़े हुए हों तो उसको अपने क्या बोलेंगे, होमोलाइटिक कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। और मोर देन वन टाइप के अगर लिगेंड अगर अटैच है कॉम्प्लेक्स सेंट्रल मेटल आयन के साथ तो उसको अपने हेट्रोलाइटिक कॉम्प्लेक्स की कैटेगरी में रखा जाएगा। तो ये हमने कुछ पर्टिकुलर वर्ड कर लिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड। अब हमारे पास जो टॉपिक बन रहा है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम इन ए कॉम्प्लेक्स। तो जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उसमें जो सेंट्रल मेटल है उसका ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है। वैसे तो हमने 11th क्लास में पूरा रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर अपने इसको डिटेल से ऑक्सीडेशन नंबर को फाइंड किया था। फिर भी आपको कुछ एक एग्जांपल मैं आपको दूंगा, उन एग्जांपल को अपने स्टडी करेंगे। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। तो अपने एक एग्जांपल लिया जाए, ये हमारे पास एक पर्टिकुलर एग्जांपल है। तो इसमें अपने को जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है। तो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है उसको क्या ले लेंगे अपने x। ठीक है, कितने लिगेंड है 4, और OH की जो वैलेंसी है अपने पास इसके ऊपर जो चार्ज है वो चार्ज कितना होता है -1, किसके इक्वल हो गया, यहाँ पर चार्ज कितना है +2। तो x -4 इक्वल +2, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या होगी +2। ध्यान रखनी है कि सेंट्रल मेटल आयन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है पॉजिटिव आएगा या 0 आएगा, नेगेटिव कभी भी नहीं आ सकता। 0 का एग्जांपल लिया जाए हमारे पास NiCO4, इसकी बात करें तो निकल का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है। x कितने लिगेंड जुड़े हुए हैं 4, कार्बोनिल के ऊपर जो चार्ज होता है वो 0, किसके इक्वल है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो 0, तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई यहाँ पर 0। ठीक है, सेम थिंग ली जाए क्रोमियम NH3 6+3, तो आपको क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है। x 6, कितनी सही नंबर है इसका 6, अमीन पर जो चार्ज होता है वो 0, किसके इक्वल है +3 के इक्वल है, तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई यहाँ पर +3। सेम थिंग COEN होल थ्राइस +3, तो CO का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है तो कितना हो जाएगा x, कितने लिगेंड जुड़े हुए हैं 3, एथाइलिन डाइमीन पर चार्ज 0, किसके इक्वल +3 के, तो x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास +3 आ गई। सेम थिंग तो क्रोमियम का फाइंड करना है। x कितने एथाइलिन डाइमीन 2, एथाइलिन डाइमीन पर चार्ज 0, प्लस क्लोरीन कितने जुड़े हुए हैं 2, चार्ज -1, किसके इक्वल है +1 के इक्वल है, तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 3। ठीक है, तो ये ऑक्सीडेशन नंबर को फाइंड करने का हमारे पास पर्टिकुलर फॉर्मूला हो जाता है। तो इस टाइप से आप जो बुक में जो डिफरेंट टाइप के जो एग्जाम्पल दिए गए हैं उन डिफरेंट टाइप के एग्जाम्पल में आप उनका कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड करेंगे, क्योंकि जो इसके बाद में जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो IPSC नॉमेनक्लेचर होगा। इन जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं उन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का अपने IPSC नॉमेनक्लेचर स्टडी करेंगे, तो वहाँ पर आपको इनके ऑक्सीडेशन नंबर की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसके लिए आप इनके ऑक्सीडेशन नंबर पर थोड़ी स्टडी करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में अपने IPSC नॉमेनक्लेचर की बात करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की।